अमेरिकी फेड की 2 दिनों की बैठक आज होगी खत्म, लेकिन ब्रेक्जिट के डर से अमेरिका और यूरोप के बाजारों में गिरावट। हालांकि कमजोर शुरुआत के बाद एशिया में रिकवरी और एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में। भारतीय बाजारों के लिए राहत की खबर। एमएससीआई ने चीन के ए शेयरों को इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में फिर नहीं किया शामिल। कहा, बाजार में कमजोर आसार होने का इंतजार। 6 हफ्तों की नई ऊंचाई पर पहुंचा सोना। कॉमेक्स पर भाव $1300 के करीब, लेकिन नाइमेक्स क्रूड $48 के नीचे। नई सिविल एविएशन पॉलिसी में 5/20 नियम में हो सकती है आज डील। आज कैबिनेट में होगी चर्चा। शाम को एयरलाइंस के सीईओ से मुलाकात। शेयरों पर रखे नजर। और दिल्ली सरकार ने अनिल अंबानी की बिजली कंपनी बीएचईएल पर लगाए गंभीर आरोप। भ्रष्टाचार और खराब सर्विस को लेकर अनिल अंबानी को किया तलब। थोड़ी राहत, थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से। आज नजरें हैं फेड की 2 दिनों की बैठक पर, जिसका असर कल भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एमएससीआई इंडेक्स में ए शेयरों को नहीं शामिल किया गया। एक राहत की खबर। तो रिकवरी होगी, लेकिन कितनी टिकाऊ, और इस रिकवरी में क्या हम 8200 तक पहुंच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और अल्टामाउंट कैपिटल के इक्विटी को हेड क्रिस सुब्रमण्यम जी। इन दोनों से हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखिए, अच्छी खबरें आ रही हैं कम से कम ग्लोबल मार्केट से। चाइना के ए शेयर फिर से शामिल ना होना, ये एक राहत की खबर मानी जाएगी। और आप देखिए, शायद इसी के ऊपर रिएक्शन दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी। करीब घंटे भर पहले 11-12 पॉइंट नीचे था, और अब आप देखिए 12 पॉइंट ऊपर है, तो करीब 25 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। तमाम एशियाई बाजार रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में भी आप देखें तो कल निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई। तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा कम से कम प्राइसेस के हिसाब से डर कम होता दिख रहा है। ये एक अच्छी राहत की बात है कि यूरोप को छोड़कर बाकी कई जगह डर नहीं है, स्टेबिलिटी। और कल के सेशन में गिरना होता तो हम और गिर सकते थे, लेकिन कल जिस तरह से भारतीय बाजारों ने हायर हाई और हायर लो बनाया, जिस टेक्निकल टर्म्स को वागले साहब ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, लेकिन कम से कम ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है कि निचले स्तरों पर पैनिक नहीं है, थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती दिख रही है। और इस वक्त जो हम कल बात कर रहे थे, एक ही ट्रिगर है, और वो है ग्लोबल मार्केट्स। और अगर आपको हरियाली दिख रही है आज एशियाई बाजारों में, तो उसका भरपूर फायदा भारतीय बाजार उठाने की कोशिश करेंगे। रिकवरी होगी। बड़ा सवाल है कि इस रिकवरी में कहां जाएंगे। 2 लेवल्स पहले सबसे आप नजर में रखें, 8050 और 8125। इस रेंज के जिस तरफ आप बाहर निकलेंगे, 50 से 75 पॉइंट का एक मूव आपको तेजी से मिलेगा। 8125 के ऊपर आप 5-10 मिनट टिक गए तो तेज शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, जो बाजार को ले जाएगी 8175, 8200 की रेंज में। वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो पहली राय तो खरीदारी की है 8050 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी राय, अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहें, तो वो कुछ आंकड़ों के दम पर दे रहा हूं, जो मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूं। 8175 के आसपास एक बिकवाली का कॉल लिया जा सकता है, बोल्ड कॉल है, और वहां पर स्टिक स्टॉप लॉस आपका 25 पॉइंट का होना चाहिए, 8200 का। नीचे की तरफ 8125, 8100 पर मौका मिलेगा, जहां आप अपनी शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, ज्यादा बेहतर मजबूत दिख रहा है। 17300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे में 17500 के स्टॉप लॉस से ही खरीदारी कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने 17500 को नहीं तोड़ा है। 17900 के लक्ष्य के लिए एक मौका बैंक निफ्टी में खरीदारी का दिख सकता है। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है निफ्टी के मुकाबले में। कल भी हमने कहा कि सरकारी बैंक बढ़ेंगे और प्राइवेट बैंक कमजोर होंगे, एग्जैक्टली वैसा ही होता दिख रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव ये किया है, मैं प्राइवेट बैंक्स को बेचने की राय नहीं दे रहा हूं, बल्कि इंफ्रा और सरकारी कंपनियों पर खरीदारी की राय है। इंफ्रा में रिलायंस इंफ्रा को छोड़कर बाकी इंफ्रा कंपनियों पर खरीदारी की राय बनती है। अगर कहीं कोई नेगेटिव होना है तो कुछ हद तक एविएशन शेयरों के लिए हो सकता है। आज जो कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, उसमें लिस्टेड एविएशन कंपनी के लिए कोई पॉजिटिव निकल कर आएगा, इसकी संभावना कम है, तो वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक बात तय है कि आज रिकवरी का दिन है। रिकवरी होगी, फर्स्ट हाफ में होगी, और ऐसे में आपको इस रिकवरी में उछाल में अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। जैसे आप 8200 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करें, वहां पर खरीदारी न करें, बल्कि वहां पर थोड़ी पोजीशन हल्की करें, जो हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, 4 दिनों की गिरावट ही कही है। कल भी लाल निशान में समाप्ति हुई थी, उसके बाद आज संकेत तो ये लग रहे हैं कि आज हरे निशान में समाप्ति जरूर हो भारतीय बाजारों की। चलिए पूछते हैं संदीप वागले जी से कि वो क्या रणनीति आज के लिए बना रहे हैं।
हाय सर, गुड मॉर्निंग। बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम करेगी आज फिर से, ऐसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। आई थिंक कल अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ नहीं गिरे और आज हम उसके साथ ऊपर तो जाएंगे, अगर आज संकेत पॉजिटिव है तो 8200 आने के काफी अच्छे चांसेस है। आई थिंक 8050 ये मैं 2-3 दिन से कह जा रहा हूं कि ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जो इजीली टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूटता है तो शायद हम 79 भी जा सकते हैं, बट फिलहाल वो व्यू नहीं बनता है। तो इन दैट सेंस मैं 8200 की बात करूंगा, मेरा 8180 का टारगेट रहेगा। लेकिन ये मैं कॉशन कर देना चाहता हूं कि ये वन वे रैली नहीं है, 83-84 वाला व्यू नहीं बैठता है। 8180, 8200 के आसपास शॉर्ट करने का रुझान भी बन सकता है। तो एक सीमित दायरे 100-120 पॉइंट का व्यू है आज और कल के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखेगा। ध्यान तेजी का ही रखिए, ये एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आ रही है। लेकिन एफआईआई का डेटा देखिए, 9 ट्रेडिंग सेशंस के खरीदारी के बाद एक छोटा ही सही लेकिन बिकवाली के कैश मार्केट को के आंकड़े को किस तरह से पढ़ा जाए? इससे ज्यादा डर नहीं है हेमंत। डर मेरे को वायदा कारोबार के आंकड़ों से, जो लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा है कल और परसों का, जिसमें मिलाकर आप वायदा कारोबार में देखें तो डायरेक्शनल तौर पर 4000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कर चुके हैं। बिल्कुल, तो मुझे वहां डर है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 8200 के ऊपर उसके आसपास बिकवाली का प्रेशर बन सकता है, क्योंकि एफआईआईज के डेटा वायदा कारोबार के बड़े खराब है। 113 करोड़ की बिकवाली को हम झेल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1880 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स कल एफआईआईज ने बेचे और 175 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि लगभग 2100 करोड़ की। और कल हमने डेटा में डिस्कस किया था, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर बेचे थे 2000 करोड़ के। अब 4200 करोड़ की 2 दिनों में अगर यहां बिकवाली हुई है, और उसके साथ अगर आप ऑप्शंस की खरीदारी को जोड़कर देखें तो 1200 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस और खरीदे, जो कि पुट ऑप्शंस एफआईआईज ने काफी हद तक खरीदे थे। तो इसका मतलब साफ है कि एफआईआईज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिहाज से हेजिंग करें। अगर पॉजिटिव देखना चाहें तो पॉजिटिव क्या है कि एफआईआईज ऐसा नहीं कि इंडिया का मार्केट खराब लग रहा है बेचकर निकल जाना चाहते हैं। अगर उनको बेचकर निकलना है तो कैश के स्टॉक्स बेचेंगे। कैश मार्केट में बिकवाली नहीं है, वायदा कारोबार में बिकवाली सिर्फ इस वजह से कि उन्हें ग्लोबल मार्केट्स पर कंफर्ट नहीं है, इवेंट्स हैं, तो इस लिहाज से थोड़ी हेजिंग करके रखें। हमारा पोर्टफोलियो ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर बाजार नीचे जाता है तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी हमें बेचना है वायदा कारोबार में बेच के नीचे का फायदा उठाने के लिए या अपने पोर्टफोलियो को हेजिंग करेंगे। तो इसका मतलब साफ है, लॉन्गर टर्म व्यू एफआईआईज का परफेक्ट है, पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में जो इवेंट्स आपके सामने हैं ब्रेग्जिट की, उससे पहले एफआईआईज ये मानकर चल रहे हैं थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, थोड़ी हेजिंग करें, ताकि आगे इवेंट नेगेटिव हो तो हमारा पोर्टफोलियो में उतना नुकसान ना हो। बिल्कुल, और वो इवेंट है 23 तारीख को, और देखना होगा ब्रेक्जिट होता है या नहीं होता है। ग्रेक्जिट को लेकर भी इसी तरह की चिंताएं थी, नहीं हुआ। स्कॉटलैंड के एग्जिट को लेकर भी इसी तरह की चिंताएं थी, नहीं हुआ। फिंगर्स क्रॉस्ड ये भी ना हो तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। चलिए, बहरहाल इसका फैसला तो 23 तारीख को हो जाएगा। लेकिन आज कौन से स्टॉक्स में आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, आज के एक्सपर्ट्स की टॉप पिक अब आपके सामने हाजिर करते हैं। उसके बाद अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिले। संदीप, बताइए एक टॉप पिक आपकी आज के लिए। हेमंत, मैं इंद्रप्रस्थ गैस के साथ आईजीएल के साथ जाना चाहूंगा। कल इसमें लास्ट 2 घंटे में काफी अच्छी बाइंग हुई और क्लियर ब्रेकआउट माना जा सकता है ऑफ अ क्रूशियल लेवल ऑफ अराउंड 598 वगैरह। इट हैज क्लोज्ड एट अराउंड 610 का बंद है, तो मुझे लगता है इसमें 3-4-5% की मूव आज और कल में आ सकती है। तो मैं 597 के स्टॉप लॉस से बाइंग रिकमेंड करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 642। ओके, और यहाँ पर हमारे एक और एक्सपर्ट क्रिस सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने भी खरीदारी की राय दी है 3 स्टॉक में, लेकिन और तीनों में तेजी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो स्टॉक उन्होंने चुना है वो है फेडरल बैंक। बताएं सर, क्यों पसंद है आपको? अनिल जी नमस्कार। आई थिंक अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 2-3 महीने में जो स्ट्रेंथ देखे उसको अगर हम एनालाइज करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं फेडरल बैंक में डेफिनेटली 45-50 लेवल पे हमने अच्छी खासी खरीदारी देखी है, और वायदा कारोबार में भी हमने यहाँ पर लॉन्ग बिल्ट अप रेगुलरली देखते आ रहे हैं। प्लस एक 60 का एक रेजिस्टेंस है, मेरा मानना है कि शायद बहुत जल्द ये भी पार कर जाएगा। तो एक नियर टर्म मोमेंटम डेफिनेटली फेडरल बैंक के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी है, इसलिए उसके चलते शायद यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। एक मॉडेस्ट टारगेट 61 का रखे, लेकिन एक स्टॉप लॉस के तौर से 57 का स्टॉप लॉस रख के चले तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो फेडरल बैंक पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आईजीएल पर नजर रखिए, कल भी हमने देखा था 5-6% की रैली बनी थी, आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बाकी के पिक्स क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की, कुछ ही देर आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, अभी उनसे पूछते हैं। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस समय?
एफएनओ से संकेत ये है कि बाजार रहेगा रेंज बाउंड, 8000 को तोड़ने की जल्दबाजी में नहीं है और 8200 से 8300 वो रेंज है जो पार आसानी से नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का सेटअप है उसको देखकर ये लगता है कि शायद आप 23 तारीख तक, अनलेस की ग्लोबल मार्केट में यहां से 3-4% का बड़ा करेक्शन आ जाए तब तो एक अलग बात है, नहीं तो आपको इसी ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करना है। तो जैसे जैसे आप 8200 8300 के रेंज में जाएंगे, अच्छा ये बात तब की है जब पिछले हफ्ते ब्रेक्जिट की इतनी चिंताएं नहीं थी, तब भी हम 8300 को पार नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो ऐसे में अभी कोई वजह नहीं है कि आप ब्रेक्जिट के पहले 8300 को पार करें। तो 8200 के ऊपर जितना आप हल्के होंगे, जितनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे शायद सही होगा। कम से कम अभी डेटा से यह दिख रहा है, अनलेस कि आपको यह कंफर्ट मिल जाए कि ब्रेक्जिट नहीं होगा। दूसरी बात, 8000 के नीचे जाने की जल्दबाजी में भी नहीं है, क्योंकि 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर है पुट में, और वो इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और जिस तरह से खासतौर से पिछले 2 दिनों में निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है, आप 8100 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देख रहे हैं, जबकि आप देखिए आधे से ज्यादा दिन आप 8100 के नीचे बिता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्लोजिंग बेसिस पर मजबूती होकर अगर 8100 के ऊपर आपको क्लोज मिल रहा है तो बाजार की कहीं न कहीं वो इंटरनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ऐसे में बेहतर तरीका यही है कि आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। फिर भी मैं आज उम्मीद करता हूं कि एक ट्रेंड वाला दिन हो सकता है, जहां पर बजाय सीधे सीधे सुबह सुबह कॉन्ट्रा कॉल ले लेने के, बाजार को खुलने दें, बढ़ने दें, देखें कितना ऊपर जाता है, आराम से बेचें, बेचने की जल्दबाजी न करें, अपने लेवल्स का इंतजार करें, शायद आपको मौके मिलेंगे। पुट में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है, अच्छा संकेत है कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पुट खरीदे हैं वो अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। एफआईज की तरफ से जरूर हेजिंग हुई है, तो ओवरऑल वायदा कारोबार के संकेत ये कह रहे हैं कि बाजार रेंज बाउंड रहने वाला है और इस रेंज में अच्छा खासा उतार चढ़ाव अब से लेकर अगले 5-7 ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बताइए, कल जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन देखने को मिला था, धमाल देखने को मिला था, वो कंटिन्यू रहेगा क्या लग रहा है? रहना चाहिए, और रहना इसलिए भी चाहिए हेमंत कि सेंटिमेंट थोड़ा भी सुधरता हुआ दिख रहा है जो कि ग्लोबल मार्केट है। तो ये एक ऐसी स्पेस है जो आपने सही कहा है कि यहां पर बड़ा एक्शन होगा। अब इसमें एक और चीज, जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं इनमें चर्निंग पर ध्यान रखिए, कौन से सेक्टर्स आज और कल फिर से एक्शन में आते हैं, वहां पर आप क्विक गेन 5 से 15% के लिए ट्रेड करें। चलिए, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं ये भी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय भी पेश करेंगे, किस तरह से वो अप्रोच करेंगे आज निफ्टी को, ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर देखिए AK प्रभाकर जी की राय, वो कह रहे हैं कि तेजी का ध्यान रखिए, 8190 का टारगेट, 8070 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेकिन बिकवाली की राय आती दिख रही है विवेक गुप्ता की तरफ से, 8165 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी को 8055 के लक्ष्य के लिए। विवेक गुप्ता जरूर मंदी में है, लेकिन देखिए कुणाल दायमा ये कह रहे हैं कि तेजी का ही ध्यान रखिए, पैसा बनेगा लॉन्ग साइड पर, स्टॉप लॉस दे रहे हैं 8000 का, टारगेट दे रहे हैं 8250 का। 8070 के स्टॉप लॉस से आशुतोष शर्मा की राय है तेजी की, 8170 लक्ष्य। राइट, और एक और एक्सपर्ट जो बेरिश है आज, श्रीकांत चौहान, इनकी राय भी देखिए बिकवाली की ही है, टारगेट दे रहे हैं 8000 का और स्टॉप लॉस है 8135 का। 5 में से 2 एक्सपर्ट बेरिश हैं और 3 बुलिश। मामला बराबरी का मिला जुला और ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाजार पिछले 2 दिनों में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड करता हुआ। चलिए, तो रेंज बेहद साफ निकल कर आ रही है, 8050 से 8070 है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 8170 ऊपर का लेवल जहां तक बाजार जा सकता है। चलिए, तो ये तो बात हुई आज निफ्टी को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, लेकिन कौन से वो 5 ट्रेडिंग आइडियाज हैं, जो खबरें हैं जिनके दम पर अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिलेगी। आइए नजर डालते हैं टॉप 5 पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसके लिए एक पॉजिटिव खबर, अपनी ग्रुप कंपनी गोदरेज एग्रोवेट की जो जमीन है लंबी चौड़ी बेंगलुरु में 100 एकड़ की, उसे डेवलप करने जा रही है, तो इसके लिए एक करार किया है। TCS पर भी नजर रखिए, यहाँ के इस शेयर के लिए खराब खबर आती हुई दिख रही है। इन्होंने जो एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी करी है, इसमें ये जानकारी दी है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स डिमांड भी देखिए 3 गुना होती जा रही है, और देखिए ब्रेक्जिट वाला डर तो है ही, तो इस स्टॉक पर आज आपकी नजर होनी चाहिए शॉर्ट साइड पर शायद। ओके,
एनआईटी टेक्नोलॉजी और सिंटेक्स ये दो नए खिलाड़ी हैं जो 1 जुलाई से यानी कि अगली सीरीज में अपनी पारी की शुरुआत करेंगे वायदा कारोबार में। तो एफएनओ इंक्लूजन 2 और स्टॉक्स का। इसके अलावा नजर रखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 खराब खबरें एक तरह से आप कह सकते हैं। एचएसबीसी ने कल करीब 26 लाख शेयर ओपन मार्केट में बेचे हैं। कुल मिलाकर 26 लाख शेयर अगर आप बेचें तो होते हैं वो 144 करोड़ रुपए के। तो ओपन मार्केट में ये शेयर बेचे गए हैं। हालांकि एजीएफ इमर्जिंग मार्केट फंड ने वो शेयर खरीद लिए हैं। इसके अलावा जिस तरह से दिल्ली में जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक खत लिखा है अनिल अंबानी जी को और उनको तलब किया है अगले हफ्ते। उन्होंने उस खत में काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि बीएसईएस जो दिल्ली में पावर सप्लाई देने का काम करती है उसको लेकर गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की हैं कंपनी ने, साथ ही कुछ करप्शन के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी आ रहे थे तब भी पावर कंपनियों के लिए बड़े कड़े बयान उन्होंने दिए थे और अब वापस से इस तरह की खबरें आती हैं। बिल्कुल, तो रिलायंस इंफ्रा के शेयर पर रखिए नजर, लेकिन सन टीवी पर भी नजर रखिए। और लंबे समय बाद इस शेयर के लिए एक पॉजिटिव खबर आती दिख रही है और वो है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इनका एफएम रेडियो है उदय एफएम को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एफएम के ऑक्शन में बोली लगाने से रोक दिया था। एफएम रेडियो के फेज 3 की नीलामी होनी थी और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मना कर दिया। ये नीलामी रुक गई। अब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, यह आदेश खारिज कर दिया और अब इनके लिए भाग लेना आसान हो जाएगा। और 4 शेयरों में जो अब ये बोली लगाने की योजना बना रहे थे तो सन टीवी ऐसा कर पाएगा। तो आज ये स्टॉक रहने वाला है एक्शन में। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले और क्रिस सुब्रमण्यम और लेते हैं उनकी राय अब कुछ शेयरों पर जहां पर दिखेगा एक्शन। सुब्रमण्यम साहब, सन टीवी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का वो आदेश खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुरक्षा कारणों की वजह से सन टीवी का जो एफएम रेडियो स्टेशन है उदय, उन्हें फेज 3 की नीलामी में भाग नहीं लेने देना चाहिए। अब ये ऐसा कर पाएंगे? सन टीवी के लिए पॉजिटिव खबर, खरीदेंगे आप? जी, वैसे तो ये हमारा पसंदीदा शेयर रही है मीडिया स्पेस पे। ऑफकोर्स इसमें न्यूज के चलते इसमें काफी वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन 350 360 इस रेंज में अगर आप देखें तो इसमें रेगुलर एक्यूमुलेशन होती रहती है और वैसे देखा तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अच्छी खासी आई है। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली एक इस स्पेस पे अच्छी पिक है और मेरा मानना है कि इस न्यूज के चलते आई थिंक नियर टर्म एक टारगेट 400 यहां तक डेफिनेटली आने जाने की पूरी संभावना है। आपका सुबह सुबह तेज खुल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये 350 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है और अगर इनको इन्वेस्ट करने का शायद एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट भी इसको समझ सकते हैं। ओके, वागले साहब, एनआईटी टेक्नोलॉजी, सिंटेक्स, इन दोनों शेयरों के चार्ट देखकर बताइए ये कैसे लग रहे हैं। खबर ये आई है कल बाजार बंद होने के बाद कि अगली सीरीज यानी 1 जुलाई से शुरू होने वाली सीरीज में ये दोनों ही शेयरों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एफएनओ में अवेलेबल हो जाएंगे। क्या तेजी करनी चाहिए इस खबर के दम पर, और करनी चाहिए तो कौन से स्टॉक ज्यादा अच्छा लगता है आपको? हेमंत, एनआईटी में ब्रेकआउट आया है 520 4 या 5 दिन पहले और अभी वो ऑलरेडी 570 में है, तो फर्दर मूव कंटिन्यू होगी। बिल्कुल 600 तक मुझे जाते हुए दिखता है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी लेना चाहिए शायद नहीं, वेट करें। और ये न्यूज के हिसाब से एंटीसिपेशन में ऊपर जा रहा है, तो अभी कुछ करने का मतलब नहीं है। सिंटेक्स टोटली साइडवेज है, ना बुलिश है ना बेरिश है, तो उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ओके, तो फिलहाल नो ट्रेड जोन है। देखते हैं आज इन स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। रिलायंस इंफ्रा, सुब्रमण्यम साहब, क्या इस शेयर में मंदी का इरादा आप रखते हैं? एक तो फंड एक्शन हुआ है, चलो फंड एक्शन में तो ये मान सकते हैं एक फंड ने बेचा दूसरे ने लिया, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है, लेटर भेज रही है, करप्शन के चार्जेस लगा रही है, सीरियस चार्जेस है, क्या कहेंगे आप? कल तो शानदार तेजी हमने देखी थी स्टॉक में, आज क्या होगा, क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास ये शेयर है? जी, आई थिंक अगर हम वॉलेटिलिटी देखें तो ऑब्वियसली एडीएजी ग्रुप के शेयर्स काफी वॉलेटाइल रहते हैं और इसमें भी अगर आप और तीनों अगर हम इस रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस आरकॉम इन तीनों को कंपेयर करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिलायंस इंफ्रा सबसे शानदार चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर स्टेडी एक्यूमुलेशन हो रही है। तो मेरा मानना है कि शायद आज की लेवल पे हो सकता है यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं 510 525 इस रेंज पे अच्छी खासी एक सपोर्ट लेवल है। तो आई थिंक घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि शायद लॉन्ग टर्म इसका जो अप ट्रेंड है या
अभी शायद ऑलरेडी रिजम्पशन हो चुका है, और डेफिनेटली आज कागज को कोई गिरावट मिले तो मेरा मानना है कि शायद इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। अगर हम एक टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 560 जाने की पूरी संभावना है। ऑलराइट, चलिए तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा होगी कैबिनेट की आज होने वाली बैठक पर। क्या क्या कुछ है एजेंडे में, आज एविएशन शेयरों को आपको इस बैठक से पहले किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और दुनिया भर की नजरें लगी है दो बड़े इवेंट्स पर। पहला तो ये कि जो फेड की मीटिंग चल रही है कल से, आज भी जारी रहेगी, और आज उस मीटिंग के बाद फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन बताएंगी आगे के लिए उनका क्या इरादा है, ब्याज दरें वो कब से बढ़ाना चाहती है, किन मुद्दों पर उनकी नजर है। दूसरा है 23 जून को होने वाली ब्रिटेन में वोटिंग पर, जिसमें ब्रिटेन के लोग ये डिसाइड करेंगे ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना है या बाहर निकल जाना है, यानी कि ब्रेक्सिट। तो ये दो बड़े मुद्दे और इन्हीं पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमेरिका से सेथ आर फ्रीमैन, सीईओ और सीआईओ ईएम कैपिटल मैनेजमेंट के हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सेथ सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टुडेज फेड मीटिंग? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन? We're looking at it seems that 77 out of the major economists are expecting no increase from the meeting. It seems we are not getting your audio properly, so we will try to connect you again. We will try. लेकिन वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे सेठ साहब को और उनसे जानेंगे कि ब्रेक्जिट के ऊपर उनका क्या व्यू है। चर्चाएं काफी सारी हो रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि अलग हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये नहीं होता है ना इवेंट, तो क्या रिलीफ रैली देखने को मिलेगी जिसके चलते शायद भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी रैली बन जाए। जबरदस्त उछाल आएगा। एक्चुअली ये एक बड़ी चिंता है, और इस वक्त भारतीय बाजार अगर इंतजार करें तो इस इवेंट के निकल जाने का, क्योंकि फेड की मीटिंग से इतना कोई डर खास है नहीं। अब यही है कि अगर ब्रिटेन रह जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद एक और कल मैं लेख पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया है कि ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड तैयारी कर रहे हैं कि अगर ब्रेक्जिट हो जाता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे। तो सारे के सारे जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स हैं उन्होंने अभी अपना कोई बड़ा कदम उठाया नहीं है, तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अगर ये इवेंट जाता है नेगेटिव साइड पर तो वो किस तरह के कोऑर्डिनेटेड कदम उठाएं जिससे एक राहत मिले या फिर एक बड़ा जो झटका है उससे हम बच सकें। शायद सेठ साहब हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग। इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, I think it's better. All right, sir. So I would like to know, what is your view on Brexit? Do you think this event will happen, or do you think it will go the way like, Brexit, Scotland? There were a lot of hype and noise, but actually nothing happened. Well, I think that it's hard to compare Brexit and this Brexit because of the difference in both was so. Bad day, we are having really poor audio quality actually. Sir, so sorry to tell you that you are not getting your audio properly. It's a lot of disturbance actually. So we'll talk to you later. Thanks so much for joining in this morning. तो साफ तौर पर ग्लोबल मार्केट्स पर, इन इवेंट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। हम कुछ और विदेशी निवेशकों की और एफआईएस की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो इन दो बड़ी इवेंट के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। बिल्कुल, और एक बार राय लेते हैं आईटी शेयरों पर, ऑटो स्टॉक्स पर, क्योंकि ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका यूरोप में बड़ा एक्सपोजर है, और जिस तरह से डर यही है कि ब्रेक्जिट अगर होता है तो करेंसीज को लेकर जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने डिसीजंस लेने में डिले कर सकती हैं। आईटी सेक्टर के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्या ये दिखा रहे हैं कि यहां पर मंदी हो सकती है या फिर स्ट्रांग है? यहां पर ऑलरेडी मंदी हो चुकी है, स्ट्रांग तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन समबड़ी कोई एंटीसिपेट करके लेना चाहे तो ले सकता है। यहां से मुझे 10-15% की फॉल नहीं लगती, लेकिन 10-15% की अपमूव भी नहीं लगती। तो साइडवेज टू माइल्डली पॉजिटिव, ऐसे मैं मानता हूं। ओके, ये है राय इसके लिए, आईटी शेयरों के लिए। लेकिन इस बीच हवाई जहाज से यात्रा करने वालों को कई सारी खुशखबरियां आज मिल सकती है, क्योंकि आज कैबिनेट में सिविल एविएशन पॉलिसी पर चर्चा होगी, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी समेत कई सारे मुद्दे, जिसमें 520 का भी नियम है, इस पर भी चर्चा होगी। और माना यह जा रहा है कि इस नियम में बदलाव किया जा सकता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से
रोहन सिंह। चलिए रोहन से बात करते हैं, पूछते हैं। रोहन बताइए क्या कुछ होगा आज की पॉलिसी में? जी, काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से ये वक्त लगा और इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन काफी ज्यादा बड़ा चला, जिनमें कि 520 का मुद्दा सबसे बड़ा था। यानी कि किसी घरेलू एयरलाइन को अगर देश के बाहर उड़ान भरनी है तो 5 साल का अनुभव और 20 एयरक्राफ्ट की जो शर्त थी उसमें छूट अब मिल सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यानी कि 5 साल की जो शर्त है वो हट जाएगी, हालांकि 20 एयरक्राफ्ट वाली शर्त बनी रहेगी। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। कई सारे अनयूज्ड एयरपोर्ट्स हैं, उनको यूज करने की बात कही जा रही है। और अगर आप रीजनल जगहों पर उड़ान भरते हैं तो इसमें यात्रियों के लिए भी काफी कुछ है। 2500 प्रति घंटे का किराया तय होगा। हालांकि इसका बोझ एयरलाइंस पर नहीं आएगा, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग की तरफ से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस फंड को पूरा करेंगी। इसके अलावा बायलैटरल राइट्स को भी रिलैक्स करने की बात कही गई है। कैंसलेशन और रिफंड जैसे कई मुद्दों पर कंज्यूमर्स को इसमें काफी सौगात मिल सकती है। शुक्रिया रोहन आपका इस जानकारी के लिए। तो नजर रखिएगा लिस्टेड एविएशन कंपनियों पर आज इनमें किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। साथ ही एमआरओ को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, जैसा कि रोहन बता रहे थे, दिया जा सकता है। तो तनेजा एरोस्पेस जैसी कंपनियों पर भी आपकी आज नजर होनी चाहिए। इवेंट से पहले क्रिस, कोई ट्रेड लेना चाहेंगे तेजी या मंदी का लिस्टेड स्टॉक्स में? जी, वैसे तो इस स्पेस में वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट को कहीं ना इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर चिंता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जेट एयरवेज में खास करके यहाँ पर लगातार हम शॉर्ट बिल्डअप देखते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक अभी एक नियर टर्म सपोर्ट के आसपास अभी बना है 565 के आसपास। आई थिंक अभी तो फिलहाल ट्रेडिंग करे, लेकिन आई थिंक ये जो भी इवेंट आती है, जो भी अनाउंसमेंट आती है, ये काफी हद तक आई थिंक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। और जो भी थोड़ी बहुत चिंताएं जताई जा रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो आई थिंक जेट एयरवेज की बात करें तो आई थिंक इसकी जो 200 डीएमए है आई थिंक 525-30 के आसपास है। तो अगर गिरावट आती है तो शायद वहां तक आने की पूरी संभावना है, लेकिन करंट लेवल पे आई थिंक कोई ऐसा ट्रेड लेना आई थिंक एडवाइसेबल नहीं है। ओके, तो फिलहाल ट्रेड न लें ये राय है, लेकिन खास तौर से जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंटरग्लोब, ये 3 जो कंपनियां लिस्टेड है, इनके लिए कोई खास बड़ा पॉजिटिव आएगा इसकी संभावना कम है। अगर 520 वाला रूल उसमें कोई राहत दी जाती है तो इन कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भर रही हैं। तो नए प्लेयर्स आएंगे, उनसे कंपटीशन इनके लिए बढ़ेगा। और अगर 2500 रुपये प्रति घंटा, हालांकि उसकी संभावना कम है, लेकिन अगर वो कैप कर दिया जाता है किराया तो भी दिक्कत वाली बात होगी। जेट एयरवेज क्या शॉर्ट है चार्ट्स पर वागले साहब? अनिल जी, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है। पिछले लगभग 2 महीने से ऑलमोस्ट 20% प्राइस घटी है, 1.5 महीने से। तो यहाँ पर शॉर्ट करने का भी मतलब नहीं बनता है, ओवरसोल्ड में है। लेकिन अपसाइड कैप्ड है, मुझे नहीं लगता है 585 के ऊपर जाएगा। वहां पर आएगा तो मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। डाउन साइड 540, 530 एक बॉटम बन सकता है। तो तनेजा एरोस्पेस के स्टॉक पर भी एक बार नजर डालकर बताइए, ये आपको कैसा लगता है? क्योंकि एमआरओ स्पेस में ये कंपनी माना जा रहा है कि एमआरओ स्पेस को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा सकता है। क्या यहाँ पर तेजी बनती है या अवॉइड है ये भी? नहीं हेमंत, अगर 65 ब्रेक करता है तो इसमें अच्छी खासी मूव आ सकती है, जो कि स्टॉक को लगभग 75-80 तक ले जा सकती है। तभी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। एक्चुअली परसों अच्छी मूव आई थी, कल अगेन इट गेव बैक द रिटर्न्स, बट मैं 64-65 ये लेवल क्लोजली वॉच करूंगा। कुछ पॉजिटिव आना है तो उसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, तो सीधे आपको 78-80 का टारगेट मिलना चाहिए अगले एक आध हफ्ते में। तो आज ये स्टॉक तनेजा एरोस्पेस और एक और ग्लोबल वेक्टर जीएमआर इंफ्रा भी एक तरह से देखिए, ये भी दिल्ली में, हैदराबाद में दोनों एयरपोर्ट चलाने वाले, तो इनके लिए रीजनल कनेक्टिविटी से किस तरह के फायदे मिलते हैं उस सब पर नजर होगी। पूरी स्पेस आज एक्शन में कहा जा रहा है कि एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस और रिपेयर्स, इन दो ऑपरेशंस को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाता है तो ये कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां, लेकिन हमारी राय तो यही होगी कि इस तरह की खबरों पर जब उछाल हो ना, तभी शेयरों में फंसे हुए लोगों को बेच कर निकलना चाहिए बजाय खरीदारी करने के। वो ध्यान रखें, बिल्कुल वही मौका होता है। उस समय आपको बायर्स भी मिल जाते हैं, भाव भी मिल जाता है, बिल्कुल। बाद में आराम से जब खरीदना है खरीदिए, बहुत मौके मिलेंगे। चलिए वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और स्टॉक्स पर आए। हमारे साथ वायदा कारोबार के एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं वे टू वेल्थ से आदित्य अग्रवाल। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद।
मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की नजर है और वो आज एक्शन में रह सकते हैं। बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं? अदानी पोर्ट्स पर मैक्वारी की रिपोर्ट निकल कर आई है और उनका मानना है कि कंपनी का वॉल्यूम बढ़ाने पर काफी ज्यादा फोकस है और बैलेंस शीट की जो दिक्कतें हैं उस पर भी कंपनी काफी ज्यादा काम कर रही है, तो जिससे स्टॉक में एक री-रेटिंग देखने को मिल सकती है। टारगेट 261 का दिया है और परफॉर्म की रेटिंग दी है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 26% का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच की 2 टेलीकॉम कंपनियों पर राय निकल कर आई है। आइडिया पर बैंक ऑफ अमेरिका बेरिश व्यू रख रही है। उनका मानना है कि वॉइस टैरिफ में थोड़ी बढ़त के बाद अब एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और जितनी अग्रेसिव कंपनी पहले थी अब मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं है, तो न्यूट्रल की कॉल दी है और 109 का टारगेट दिया है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल पर काफी ज्यादा बुलिश व्यू निकल कर आया है, टारगेट 426 का दिया है और बाय कॉल की रेटिंग दी है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 24% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनका मानना है कि 6 से 12 महीने में कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज ब्रोकरेज हाउस नजरें बनाए हुए हैं। देखते हैं किस तरह का एक्शन यहां पर आज देखने को मिलता है, लेकिन एक्शन वायदा कारोबार में किस तरह का होगा ये जान लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं और आदित्य से पूछते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कैसे ट्रेड किया जाए। आदित्य, बताइए। मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी में देखें तो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन एक बड़ी तेजी के बाद हम थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ अगले 2 हफ्ते में काफी बड़े ग्लोबल इवेंट्स भी हैं, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस है और इसी के बूथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी में काफी अनवाइंडिंग चल रहा है। कल के सेशन में निफ्टी में करीब 15 से 16 लाख शेयर्स एक कम हुए थे, तो क्लियरली मीन्स हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 8,200 के कॉल पे कल काफी एग्रेसिव राइटिंग हुआ था, तो हमको लगता है कि 8,200 निफ्टी में शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा और वहां पे निफ्टी आता है तो वापस एक बार शॉर्टिंग करके चल सकते हैं विद टारगेट्स ऑफ 8050। लेकिन यहां से भी देखें तो और 1 या 2 दिन के साथ से हमको लगता है कि यहां से 70 से 80 पॉइंट का एक निफ्टी में पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी स्पॉट अगर 8,090 8,100 के आसपास आता है तो 2 दिन के हिसाब से निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं विद शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 8150 8170 विद स्टॉप लॉस ऑफ 8060। साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल चार्ट भी अभी बुलिश है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि पहले एक काफी अच्छी जिसमें बाइंग सपोर्ट मिल रहा था उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पीएसयू बैंक्स में देखें तो उसमें काफी अच्छी बाइंग चल रही है, जिसके चलते बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, नीचे में 17,500 का सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे जाता है तो 17,200 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन ऊपरी स्तर पे हमने काफी एक एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखी है 18,000 के स्तर पे, वो बैंक निफ्टी के लिए काफी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमको लगता है कि बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में ट्रेड करेगा, 17,500 18,000 की 500 पॉइंट की रेंज रहेगी। इस रेंज को जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड में एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग इन द रेंज में है बैंक निफ्टी। लेकिन इस समय किस एक चीज पर आपकी नजर होनी चाहिए तो एसजीएक्स निफ्टी पर होनी चाहिए। देखिए 30 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है, 7 बजे के आसपास 15 अंक की गिरावट देखने को मिल रही थी एसजीएक्स निफ्टी में, तो निचले स्तरों से करीब 45 अंक के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में। 8,150 के पास जाने की कोशिश ये सूचकांक इस समय करता हुआ नजर आ रहा है और सारे के सारे एशियाई बाजारों पर नजर रखिए, सभी हरे निशान में ट्रेड करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। जापान का बाजार देखिए 0.25% की तेजी ये सूचकांक इस समय आ रहा है। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, किरण यादव, और उनसे जानते हैं कि आज फिर वो कौन से स्टॉक्स पर बुलिश है। मैं लिस्ट में देख रहा हूं किरण जी, आईजीएल आपके लिस्ट में भी शामिल है, कुछ देर पहले वागले साहब भी कह रहे थे कि उनको पसंद है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक पर भी आप बुलिश हैं। आईडीबीआई बैंक पर बताइए क्या टारगेट्स हैं आज के लिए? आईडीबीआई बैंक बेसिकली एक अच्छे रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा था हेमंत जी, और अच्छे रेंज के बाद एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है और कल से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उछाल दिखाई दे रहा है स्टॉक में। मुझे लगता है ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। जिस तरीके के करीबन 2 बजे के बाद वॉल्यूम आ गया है कल आईडीबीआई में, तो मुझे लगता है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और इजीली हम 7350 तक आज जाते हुए देखेंगे और स्टॉप लॉस 6750 लगाना चाहिए। जहां पे आईजीएल की बात है, आईजीएल में मैंने कल भी आप ही के शो में बाय कॉल दिया था, तब करीबन 595 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। वो कंटिन्यू होता नजर आ रहा है क्योंकि 595
593 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। पिछले 6 महीने में ये स्टॉक इसके ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा था। जिस टाइम ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस किया तब से बहुत बड़े वॉल्यूम से स्टॉक में आते नजर आए। डेरिवेटिव डेटा भी ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ता नजर आ रहा था, तो दोनों संकेत बहुत ही पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और मेरा मानना है कि अगले 3-4 दिनों में 670 तक ये स्टॉक जा सकता है और 590 जहां पे 593 का सपोर्ट है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये दो स्टॉक है खरीदारी के लिहाज से, आईजीएल और आईडीबीआई। आई फैक्टर पर रखे नजर। लेकिन एक स्टॉक जो चुना है खरीदारी के लिए आईजीएल के अलावा वागले साहब ने, वो है अदानी पोर्ट। और अदानी पोर्ट पर अभी पूजा बता रही थी, रिपोर्ट आई है मक्वायरी की तरफ से 261 रुपए का लक्ष्य आउट परफॉर्मर की रेटिंग। चार्ट पर कितना बड़ा आउट परफॉर्मर दिख रहा है वागले साहब, बताइए। अनिल जी, इमीडिएटली तो मुझे 222 का टारगेट है जो कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। जो कल प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, फ्रेश मूव चालू हुई है, 208, 208.50 का बंद है, तो मैं 203 के स्टॉप लॉस से 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस के व्यू से 222 के टारगेट के लिए कहूंगा। बट 250, 260 अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो मुझे 245, 250 का व्यू भी बैठता है। आदित्य जी, ये बताइए कि एसबीआई कैसा लगता है आपको? यहाँ पर खबरें ये भी आई हैं कि 900 करोड़ रुपए जुटा सकता है ये बैंक 5% एनएससी में हिस्सेदारी बेचकर। कुछ ही दिनों पहले एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स के विलय की खबरें भी आई थी। माना जा रहा है कि जल्द कैबिनेट भी इसको मंजूरी दे दे। एसबीआई कैसा लगता है चार्ट पर? एसबीआई में देखें तो अब हमको हर डिप में एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिख रही है। कल के सेशन में करीब 3% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। इमीडिएटली अगर देखें तो 212, 213 का एक रेजिस्टेंस आता है एसबीआई में। अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो 222 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए, करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। अगर नीचे में 205, 204 के लेवल मिलते हैं, वहां पर थोड़ा सा और पोजीशन लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 198। फर्स्ट टारगेट 213 का रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो 222 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ये राय है एसबीआई के स्टॉक पर, मजबूत दिख रहा है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। एसजीएक्स निफ्टी मजबूत 25 अंकों की तेजी के साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आदित्य अग्रवाल, सुब्रमण्यम, किरण यादव और संदीप वागले साहब। चलिए अब पिक्स ले लेते हैं। संदीप वागले साहब ने क्या कहा, आईजीएल और अदानी पोर्ट खरीदिए। 2 स्टॉक लेकिन इन्होंने शॉर्ट करने के लिए भी चुने हैं, और वो है कैस्ट्रॉल और अल्ट्राटेक। बताइए सर, क्या टारगेट्स हैं? अनिल जी, कैस्ट्रॉल 381 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। प्राइस और वॉल्यूम ब्रेक डाउन है। अगले 1 या 2 दिन में 363 का टारगेट मिलना चाहिए। अल्ट्राटेक 1 या 2 दिन से ब्रेकडाउन देते आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़ रहा है, तो मुझे लगता है ये 3235 तक जा सकता है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3364। चलिए, तो इन दोनों स्टॉक्स पर मंदी की आपको राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन क्रिस, आपने कुछ देर पहले कहा था फेडरल बैंक आपको लॉन्ग साइड पर पसंद है, शॉर्ट साइड पर कौन से 2 स्टॉक्स आपने चुने आज के लिए? अनिल जी, वैसे मेरा कोई शॉर्ट कॉल नहीं है आज के दिन के लिए। आई थिंक 3 दिन से जो लगातार गिरावट है उसके चलते आई थिंक लॉन्ग करना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगा। तो कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं? शायद एनसीसी और इंडिया सीमेंट आप कह रहे हैं खरीदना चाहिए आज के लिए? जी, आई थिंक सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो आई थिंक सोमवार के दिन हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी। आई थिंक लगभग सभी क्षेत्र यहाँ पर पार्टिसिपेशन की थी, और जहां पर ओवरऑल बाजार में काफी बिकवाली थी सोमवार को, लेकिन वहां पर सीमेंट की चली थी। तो मेरा, और कल के दिन में अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लॉन्ग एंड भी आई है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इंडिया सीमेंट जिस लेवल पे बंद हुआ है, आई थिंक अच्छी खासी सपोर्ट है और एक मोडेस्ट टारगेट पकड़ के चल रहे 101 तक छलांग मारने की संभावना है, और शायद एक स्टॉप लॉस 9730 लगा सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक मेरा पसंद है एनसीसी। अगर आप देखें तो वायदा कारोबार में इसका कंसिस्टेंटली यहाँ पर 65-70 के आसपास अच्छी खासी बाइंग आती रही है। ऑब्वियसली 82 पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इसमें मीडियम टर्म में आई थिंक ये पार अगर एक बार करता है तो आई थिंक 90 तक जाने की पूरी संभावना है। वीकली चार्ट पे भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रही है, तो एक्चुअली एक क्लियर एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है। मेरा मानना है कि नियर टर्म टारगेट अगर किसी को आज दिन के लिए खेलने का शायद खरीदारी की जा सकती है, एक 72.5 का स्टॉप लॉस लगा दे, 77-78 का टारगेट पकड़ के आई थिंक ये अच्छी खासी बाई हो सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन दोनों शेयरों में खरीदारी की, इंडिया सीमेंट और एनसीसी। लेकिन आदित्य अग्रवाल ने भी 4 स्टॉक चुने हैं, उनमें 2 स्टॉक शॉर्ट साइड पर है, अल्ट्राटेक
और साथ ही टाटा मोटर्स। तो अल्ट्राटेक की बात तो वागले साहब ने कर दी शॉर्ट करने के, लेकिन टाटा मोटर्स आप बेचना चाहते हैं आदित्य, क्या वजह है और क्या टारगेट्स हैं? अनिल जी, अगर टाटा मोटर्स में देखें तो लास्ट कुछ दिन में काफी बड़ी रैली आई है, लेकिन ऊपरी स्तर पे 460 470 की रेंज में रेजिस्टेंस है स्टॉक में, वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रह सकता है और नीचे में 434 435 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे इसमें शॉर्ट नॉकआउट चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 457। इंटरेस्टिंग। अल्ट्राटेक भी बेचे 3235 के लक्ष्य के लिए, टाटा मोटर्स भी बेचे 235 के आसपास के लक्ष्य के लिए, माफ कीजिएगा 435 के आसपास के लक्ष्य के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का लाइव एक्शन। शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, जहां कल क्लोजिंग हुई है 67 रुपए 26 पैसे पर। साथ ही आपको बताएंगे कि भारतीय बाजार कितनी मजबूती के साथ खुलेंगे और स्टॉक 2020 में आज कौन से 20 बेहतरीन आइडियाज आपके लिए रिकमेंड किए गए। तो बाजार का भरपूर एक्शन देखिएगा हमारे साथ पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।